अभी देखो इधर लिखना इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट हमेशा जो बैटरी का करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और ये अपना लूप कंप्लीट करता है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल में ये जाता है। और इंड्यूस्ड करंट हमेशा जो बैटरी से निकलने वाला करंट है उसका अपोज करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, तो ये दोनों करंट टकरा रहे हैं, तो ये क्या चक्कर है अभी समझाता हूँ आपको। अच्छा पानी ये तो अच्छा जी, यहाँ पर होता क्या है कि हमने ना एक चीज़ देखी थी कि अगर किसी भी तरीके का कोई लूप है हमारे पास, जैसे मान लीजिए मैंने ये सर्कुलर लूप देखा था जिसको मैंने ऐसे ना रखकर ऐसे रख दिया था, तो यहाँ से अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गुजर रही है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गुजर रही है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ लूप पर यूनिट एरिया नॉर्मली कि कितनी लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है उसमें, तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देते हैं। फाई इज इक्वल टू BA। ठीक है, अच्छा अगर वो किसी एंगल पर होती हैं तो BA cos थीटा हो जाता है। ठीक, इतना हमने करा था। अच्छा उसके अलावा एक चीज़ और देखी थी हमने कि अगर हमारे पास कोई लूप बना हुआ है, हमारे पास अगर कोई लूप बना हुआ है, ऐसा एक लूप है, और हम एक मैग्नेट लेकर आते हैं इसके पास, इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। तो अगर मैं नॉर्थ पोल को इधर लेकर आ रहा हूँ तो क्या होगा कि यहाँ पर जब ये नॉर्थ पोल इसके नज़दीक आएगा तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। भाई नॉर्थ पोल का मतलब क्या होता है कि करंट किसी भी लूप में एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा इसमें। ठीक है, तो हम एक मैग्नेट को लेकर आए तो इसने एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाना शुरू कर दिया। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक तरह से नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो गई, और नॉर्थ पोलैरिटी क्या करेगी, नॉर्थ को ही रिपेल करेगा। नॉर्थ को रिपेल करने का मतलब क्या है, द चेंज विच इज़ प्रोड्यूसिंग दिस करंट, तो वो जो करंट है, द करंट अपोजेस द चेंज इटसेल्फ, कि जिस चेंज ने तुमको प्रोड्यूस करा तुम उन्हीं को अपोज कर रहे हो। ये लेंस लॉ में हमने देखा था, समझ गए। तो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में देखा था। कुछ ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है कि जब भी कभी कोई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, हमने क्या करा कि हमने यहाँ पर एक चेंज करा। चेंज क्या करा कि था तो देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये एक मैग्नेट थी, तो इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेट को दूर रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम होगा। मैग्नेट को जितना किसी भी चीज़ के नज़दीक लेकर आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसका उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लेकर आ रहे हैं। और चेंज कैसे लेकर आ रहे हैं, इस मैग्नेट को नज़दीक लाकर। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मैं किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के ज़्यादा नज़दीक लेकर जाऊंगा तो मुझे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो हम मैग्नेट को अगर किसी भी मटेरियल के नज़दीक लेकर जा रहे हैं तो भी वही बात है, आप फील्ड के पास चले जाओ या फील्ड को अपने पास ले आओ, बात तो एक ही है। तो कुल मिलाकर आपने इसको नज़दीक लाकर आप क्या कर रहे थे कि आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे थे। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से एक करंट इंड्यूस हो गया, करंट पैदा हो गया, और वो जो करंट पैदा हुआ उस करंट की वजह से यहाँ पर नॉर्थ पोल डेवलप हो गया। एंटी क्लॉकवाइज जहाँ पर भी होता है करंट, तो वहाँ पर हम कहते हैं नॉर्थ फेस डेवलप हो गया। तो वो नॉर्थ फेस इस नॉर्थ को रिपेल करता लगेगा, नॉर्थ को रिपेल ही करता है। तो भाई जिस चेंज ने आपको प्रोड्यूस करा आप उसी चेंज को रिपेल कर रहे हो। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। यहाँ पर हमने ये कहा कि ये जो बैटरी है, ये बैटरी एक करंट प्रोड्यूस कर रही है, और करंट जो है वो चेंजिंग करंट है। तो चेंजिंग करंट जो है, क्योंकि लास्ट टॉपिक है, तो यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट की। ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो टाइम के साथ लगातार चेंज होता है। हमने अब तक जितने भी करंट्स देखे थे वो सब डायरेक्ट करंट्स थे, और ऑल्टरनेटिंग करंट में और डायरेक्ट करंट में अंतर होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है यहाँ पर हम हमेशा एक्स एक्सिस पर लेते हैं टाइम, इधर भी टाइम, और वाई एक्सिस पर हमेशा लिया जाता है करंट। ठीक है, अभी लिख लीजिए आप आई। वैसे ऑल्टरनेटिंग करंट को जो है ना स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, हाँ, ऑल्टरनेटिंग करंट एसी को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करा जाता है।
तो आप ये देखिएगा कि अब तक क्या था कि करंट की वैल्यू फिक्स थी कि आपका टाइम कितना भी बढ़ता चला जाए, भाई 2 सेकंड पर देखा, 4 सेकंड पर देखा, 6 सेकंड पर देखा, 8 सेकंड पर देखा, आपको करंट 5 एम्पियर का है तो 5 ही एम्पियर का मिल रहा था। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो ऑल्टरनेटिंग करंट पहले अपने पॉजिटिव पीक पर जाता है, फिर वापस जीरो पर आता है, फिर नेगेटिव पीक पर जाता है, फिर वापस जीरो पर आता है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे 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 टाइम बढ़ता जा रहा है, करंट की वैल्यू आपको अलग अलग मिलती जाएगी, यानी कि करंट इज कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है वो करंट। हमारे घरों में जो करंट आ रहा है वो भी ऑल्टरनेटिंग करंट है, वो कंटिन्यूसली चेंजिंग करंट है। हमें क्यों नहीं एहसास होता? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। मतलब 1 सेकंड के अंदर 50 बार करंट मैक्सिमम वैल्यू पर जाता है और 50 बार मिनिमम वैल्यू पर जाता है। तो वो कम ज़्यादा यानी कि 50 बार ट्यूबलाइट 1 सेकंड के अंदर 50 बार ट्यूबलाइट ऑन भी होती है, ऑफ भी होती है, तो हमें पता नहीं चलता। ठीक है, फिर आप ये कहेंगे कि अच्छा तो फिर ऑन ही क्यों दिखाई देती है? फिर तो ऐसा भी तो होना चाहिए था कि ऑफ ही दिखाई देती, भाई ऑन ही क्यों दिखाई देती है? वो ऑन इस वजह से दिखाई देती है क्योंकि जो इसके अंदर कॉइल लगी हुई है वो कॉइल हीटअप होने लगती है, और जब वो कॉइल हीटअप हो जाती है तो हीटअप करने की वजह से वो ग्लो करती है। तो जैसे ही वो ग्लो करती है तो ग्लो करने के बाद में होता क्या है कि लगातार उसके अंदर रेजिस्टेंस हो रहा है। रेजिस्टेंस मतलब करंट को रोका जा रहा है। ठीक, तो करंट को रोक रही है अंदर कॉइल। अब वो एक बार जैसे ही ग्लो कर गई तो जैसे ही वो ऑफ होने की कोशिश करती है फिर से करंट मिल जाता है, जैसे ही ऑफ होने की कोशिश करती है फिर से करंट मिल जाता है। तो वो करंट लगातार उसको ऐसे मिलता रहता है, टुकड़ों में मिलता रहता है। तो इस वजह से वो इस तरीके से ग्लो करती रहती है। अगर डायरेक्ट करंट लगा दिया जाए, ऑल्टरनेटिंग करंट पर वर्क करने वाली किसी ट्यूबलाइट में डायरेक्ट करंट लगा दिया जाए, कुछ सेकंड भी नहीं चलेगी, जल जाएगी। रीज़न क्या है? उसको आदत ही नहीं है डायरेक्ट करंट झेलने की। उसको आदत ये है कि वो मतलब 1 सेकंड में 50 बार करंट उसको मिलेगा और 50 बार नहीं भी मिलेगा। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते टाइम आप एक बार पेडल मार रहे हैं, दूसरा पेडल आप यूज़ ही नहीं कर रहे, तो दूसरा पेडल अपने आप आ रहा है। तो अगर आप एक भी पैर से चाहें तो आप साइकिल को चला सकते हैं, सिर्फ आप पेडल को पुश करते जाइए बस। ठीक है, आपको दूसरे पेडल को टच करके, दूसरे पैर को टच करके उसको ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वही चीज़ है कि उसको बार बार बस एक स्पाइक मिलती रहती है, ऐसे स्पाइक मिलती रहती है, इस वजह से वो चलती रहती है। तो जो ऑफ है, और जब ऑफ कर देते हैं उसको तो वो जो पॉजिटिव स्पाइक थी वो मिलनी बंद हो जाती है, तो फिर उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता, वो धीरे से बंद हो जाती है। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा और आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट्स हैं, इनका कुछ अलग कंसेप्ट है। अगर आपको पुराने ज़माने की ट्यूबलाइट्स का पता हो तो वो ऑन होने में भी टाइम लगाती है, मालूम है कि नहीं? किसी ने देखिए बल्ब होते हैं उन पर डायरेक्ट होता है, बल्ब जो होता है, बल्ब में भी ऑल्टरनेटिंग करंट जाता है, लेकिन बल्ब का जो फिलामेंट है ना, टंगस्टन फिलामेंट, वो टंगस्टन फिलामेंट धीरे धीरे हीट अप करता है। तो बल्ब को जब आप ऑन करेंगे, जो इनकैंडेसेंट लैंप बोला जाता था उसको, जब उसको आप ऑन करेंगे तो वो धीरे से ऑन होता है ऐसे करके, और फिर ग्लो करता रहता है, एक लेवल तक जाकर ग्लो करेगा। और उसका भी वो सेम कंसेप्ट है कि अगर उसको डायरेक्ट करंट अप्लाई कर दिया तो वो भी फ्यूज़ हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसको एक स्पाइक चाहिए बस हल्की सी, तो वो स्पाइक लगातार उसको मिलती रहती है। तो अब मैं आता हूँ वापस इसी टॉपिक पर कि टाइम के साथ साथ करंट बार बार चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब जब भी कभी मैंने सुना है अगर बिजली आती रहती जाती रहती है तो अप्लायंसेस कभी बार कुछ जाते हैं। अच्छा, वो अलग चीज़ है, वो ये नहीं चाहिए। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट में फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस चीज़ के इफेक्ट को नलीफाई कर देती है, वो इफेक्ट पता ही नहीं चलता, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और वो घरों में लगाना इस वजह से ज़रूरी है, नहीं तो इंसान मर जाएगा अगर करंट लग गया तो वो बचेगा ही, मतलब अंटिल एंड अनलेस आपने स्विच ऑफ नहीं करा था। और इसमें क्या है कि इसमें जो इसकी एक साइकिल है, एक साइकिल में एक, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ करंट, आपने देना शुरू कर दिया, तो एक बार यहाँ ज़ीरो होगा, एक बार यहाँ ज़ीरो होगा। तो उस 50 बार में भी, उस 50 बार में मतलब 50 बार वो वेव मिलेगी। 50 हर्ट्ज़ होती है फ्रीक्वेंसी, इंडियन फ्रीक्वेंसी। तो उसमें भी आप ये देखिएगा कि एक बार पॉजिटिव पीक के बाद में ज़ीरो हो रही है वैल्यू करंट की, एक बार नेगेटिव पीक के बाद में ज़ीरो हो रही है। तो इसका मतलब 50 बार में 100 बार, मतलब एक साइकिल में 2 बार करंट ज़ीरो हो रहा है, तो 100 बार करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब करंट लगते ही आप झटके से हाथ हटा लेंगे, हाथ हटाएंगे तब, क्योंकि हम हमेशा बचना चाहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये। कोई बॉल फेंकेगा हमारी तरफ तो हम हाथ एकदम से ऐसे लगा लेंगे, सोचेंगे नहीं कि बॉल आ रही है, लगेगी, आँख फूट जाएगी तो लगाओ ऐसे हाथ, नहीं, एकदम से हमारा हाथ ऐसे हो जाएगा। ठीक, वो छोटे बच्चे के साथ भी है। ये छोटे बच्चे के पास भी अगर कोई बॉल आ रही है तो ऐसा नहीं है कि सीधा लगी जाएगी, वो एकदम हाथ उसको दिखाई देगा, वो एकदम से कर देगा। तो वही चीज़ है कि हमें जब कोई चीज़ ऐसी है जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो हम हाथ को खींचेंगे पीछे। अब हाथ खींचने के लिए
कोई छोड़ने वाली टेक्निक भी तो होनी चाहिए ना। तो करंट ही नहीं छोड़ रहा, डायरेक्ट करंट है तो डायरेक्ट करंट आप खींचते रहो, छूटेगा ही नहीं, तो वो इंसान वहीं चिपक कर खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक मतलब 100 बार पूरा एक 50 हर्ट्ज यानी कि 1 सेकंड के अंदर 100 बार आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है, तो वो एक इंस्टेंट होता है, तो झटका लगता है बहुत, ठीक है ना। तो बस वो झटका लगता है, झटका लगने के बाद में हट जाता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट इसीलिए है कि आपने मतलब हैवी से हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि इलेक्ट्रिक करंट लीक हो रहा है और उसको गलती से टच कर लिया, फॉर एग्जांपल आप प्रेस कर रहे हैं, नंगे पैर प्रेस कर रहे हो और प्रेस हो गई खराब और लग गया करंट, कहीं से कुछ वायर वगैरह था उसका लग गया वो, तो आप बच जाएंगे, झटका ही लगेगा वैसे, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए होता है। अब खैर देखिएगा, तो एक कंटिन्यूसली चेंजिंग करंट जो है वो इसको मिल रहा है। तो जब इसको कंटिन्यूसली चेंजिंग करंट मिलेगा तो यहाँ से करंट ऐसे जाना शुरू करेगा, ये बैटरी वाले करंट की बात करें, ऐसे लूप बनेगा। अब जब ऐसे लूप बना तो इस लूप का मतलब क्या है, इस लूप का मतलब ये है कि भाई करंट इसके अंदर घूम रहा है ऐसे। अच्छा, जब करंट ने ऐसे घूमना शुरू करा तो ये एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में जब करंट घूमता है तो सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो भाई सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर इसको मैग्नेट बनाया किसने, इस चेंजिंग करंट ने, इस चेंजिंग करंट ने इसको मैग्नेट बनाया, क्योंकि धीरे 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 करंट चेंज होते हुए जाएगा इसके पास, ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट नहीं। तो जब वो करंट लगातार चेंज होते हुए जाएगा तो उस चेंज ने इसको मैग्नेट की तरह बिहेव करने का मौका दिया, ठीक है। अब जब इसने मैग्नेट की तरह बिहेव करने का मौका दिया तो क्या होता है कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, वो मैग्नेटिक फील्ड इसी करंट का अपोज करने लगेगा, वो इसी करंट का अपोज करने लगेगा। और हम ये कहेंगे कि भाई अगर ये मैग्नेट बन गया, ये कॉइल मैग्नेट बन गया, तो इसके अंदर एक करंट भी इंड्यूस हो जाएगा, इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा और वो करंट उसी करंट का अपोज करेगा जिस करंट ने उसको प्रोड्यूस करा, समझ रहे हैं। तो ये लेंज लॉ है, इसके अंदर करंट फ्लो किसने करवाया, इसके अंदर कोई बैटरी थी क्या, ये बताओ। यहाँ तो गैल्वेनोमीटर लगा रखा था, कोई बैटरी तो थी नहीं, तो इसके अंदर करंट इंड्यूस किसने कराया, इस मैग्नेट ने, ठीक है। और जैसे ही करंट पैदा हो गया तो इसने कहा आप कौन भाई साहब, चलो निकलो यहाँ से, ये तो नॉर्थ पोल डेवलप हो गया यहाँ पर और ये इस नॉर्थ को ही रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो वही लेंस लॉ यहाँ पर लगेगा कि जिस करंट ने आपको प्रोड्यूस करा, जिस करंट ने आपके अंदर मैग्नेटिज्म जो है प्रोड्यूस करा, आप उसी को अपोज करने लगे। तो ये जो होता है दिस इज़ कॉल्ड इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस कहाँ पर यूज़ होता है, ये इंडक्टेंस ट्यूबलाइट के अंदर भी है, छू नहीं सकते, बहुत गर्म हो रही होगी, ठीक है। और ये हीटर के अंदर भी, इलेक्ट्रिक हीटर, रूम हीटर, गीज़र, सब के अंदर कॉइल यूज़ होती है। कभी भी आप देखेंगे कि कोई ये बोले कि भाई आपका हीटर ख़राब हो गया या आपका गीज़र ख़राब हो गया, तो वो ये कहेगा कि कॉइल ख़राब हो गई इसकी, वो कभी ये नहीं कहेगा इसका वायर फूक गया। वायर को ही अगर ट्विस्ट कर दिया जाता है तो वो कॉइल बन जाती है। और कॉइल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही कॉइल बनी तो वो सोलेनॉइड बन गई, सोलेनॉइड बन गई तो भाई फिर वो मैग्नेट है। सोलेनॉइड जो है, सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। जैसे ही मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी तो उसमें क्या होगा कि एक करंट तो आप दे रहे हैं, एक करंट यहाँ से आ रहा है, तो करंट एक दूसरे को अपोज कर रहा है, तो फिर फ्लो कहाँ हो रहा है भाई, करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, फिर करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट सारा का सारा यहाँ पर रुक रहा है। इसीलिए ये चीज़ हीट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दनादन टक्कर होनी शुरू हो जाती है कि इधर से एक करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, बैटरी का करंट, और एक करंट इस डायरेक्शन में इसके अंदर इंड्यूस हो रहा है। वो करंट जो है वो लगातार जब टकराएंगे, आप अपने हाथ से भी ताली को बार बार बजाते जाएंगे तो आपकी हथेलियाँ गर्म हो जाएंगी। ये वही कॉन्सेप्ट है कि जब बार बार चीज़ें टकराती जाएंगी तो कॉइल हमेशा हीटअप होती है, कॉइल हमेशा हीटअप होती है। तो इसी वजह से चाहे आपका रेफ्रिजरेटर हो, चाहे आपका एसी का बैक पैनल हो, आप उसको टच करेंगे आपको दिखाई देगा भाई टच नहीं कर सकते, गर्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें ये इंडक्टेंस वाली कॉइल लगती है सब, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है, और टेक्निकल टर्म्स में हमारे सिलेबस में से हटा दिया गया था 11th क्लास में, एक टॉपिक था हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, वो आपने पढ़ाई नहीं होगा, वो सिलेबस में से हटा दिया गया था। चाहे ये एसी हो, चाहे ये फ्रिज हो, इसको फिजिक्स की टर्म में हीट पंप कहा जाता है। हीट पंप किस लिए कहा जाता है कि भाई इसको अगर पलट दिया जाए एसी को तो ये आग का गोला बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि एसी जो है यहाँ तो ठंडक दे रहा है, ठंडक क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ से जितना भी मॉइस्चर है उसको ये एब्जॉर्ब कर रहा है, और बाहर जो है ये बाहर हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो सेम चीज़ फ्रिज के साथ में है, फ्रिज अंदर तो ठंडक दे रहा है लेकिन फ्रिज की साइड्स को अगर आप टच करेंगे तो वहाँ पर ज़बरदस्त हीट मिलेगी, ठीक है। तो ये जो सेल्फ इंडक्टेंस वाला फिनोमिना है
ये चीज़ है कि भाई चेंजिंग करंट आपने दिया, उसके अंदर ऐसा करंट प्रोड्यूस हो गया, यानी कि ऐसा ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया जो उसी को अपोज कर रहा है। तो वो ठीक है। स्टेबल ही होगा, हाँ, कम ज़्यादा नहीं हो सकता। वो कम ज़्यादा हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन दिस करंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इक्वली होगा, यहाँ पर इक्वली होगा, क्योंकि अगर इक्वल होगा तभी वो सारा का सारा करंट यहाँ एब्जॉर्ब होगा, नहीं तो एक तरफ फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अब इधर फ्लो करना शुरू हुआ, पॉजिटिव में करंट गया तो पता चला बैटरी चार्ज होनी शुरू हो गई। हो कहाँ से रही है पता नहीं जी, कहाँ से चार्ज हो रही। बैटरी तो डिस्चार्ज होने के लिए पता नहीं चार्ज कहाँ से होनी शुरू हुई। ठीक, तो इंडक्टेंस का ये फिनोमेना होता है, समझ गए। अच्छा, अब इसमें आप नोट करेंगे एट एनी इंस्टेंट द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैं मिटा रहा हूँ इधर से। At any instant, the magnetic flux phi linked with a coil is proportional to the current I through it is proportional to the current I through it that is phi is directly proportional to I. Phi is directly proportional to I. Phi is directly proportional to I. तो ये कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, तो आप लिखें phi is equal to Li. Phi is equal to Li. यहाँ पर L क्या होता है? L होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। देखिएगा here L is कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। Where capital L is coefficient of self-inductance, आप यहाँ पर लिखेंगे since E is equal to minus d phi by dt। ये देख चुके हैं, ये पहला लॉ था, फैराडे का फर्स्ट लॉ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। E is equal to minus d phi by dt, तो इसको आप क्या लिखेंगे, E is equal to minus d by dt और phi की जगह लिख दीजिए Li, phi की जगह रख दीजिए Li। ठीक है, डिफरेंशिएट किस चीज़ को कर पाते हैं, कभी कांस्टेंट को करा है किसी ने डिफरेंशिएट? नहीं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट तो जीरो हो जाता है। वेरिएबल वाली चीज़ को, जो चीज़ जो है जो चेंज होती रहे, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, चेंजिंग करंट ले रहे हैं। जो करंट है वो करंट हम ऑल्टरनेटिंग करंट ले रहे हैं, यानी कि चेंजिंग करंट ले रहे हैं। अब भाई एल जो है, एल तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए ना, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया है ना, तो इसलिए एल तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस, दोबारा बता देता हूँ, माइनस क्यों है? माइनस इस वजह से है कि भाई ये करंट इसको प्रोड्यूस कर रहा था, आपने इसी को अपोज करना शुरू कर दिया, तो आपका जो डायरेक्शन है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अपोजिट, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी तो सेम ही डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में करंट होगा ईएमएफ भी उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बाई ओम्स का।
तो इस वजह से नेगेटिव जो है वो उसका डायरेक्शन दिखा रहा है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। उसके बाद आप लिखेंगे कि ऐसा यूनिट ऑफ एल इज हेनरी। ऐसा यूनिट ऑफ एल इज हेनरी। हेनरी होती है इसकी यूनिट, और हेनरी को कैपिटल एच लिख देते हैं, जैसे एम्पियर को कैपिटल एच। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। इंडक्टेंस भी उसी तरीके से हो गया जैसे हम ये बोलते थे कि वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फिर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा लिया जिसको हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस होता है। ऐसे ही हम ये बोलते हैं कि भाई अगर कहीं पर भी कॉइल है ना, तो अगर कहीं पर भी वायर आपने सीधा नहीं रखा और आपने कॉइल बना दी, तो कॉइल जो है कॉइल का क्या होगा, इंडक्टेंस होगा, एल होगा। ठीक है, तो ये जो एल है, दिस एल इज फॉर इंडक्टेंस, दिस इज फॉर इंडक्टेंस। तो आप ये देख लीजिए कि आपने अभी तक आर पढ़ा है, आर फॉर रेजिस्टेंस, आपने सी पढ़ा है, सी फॉर कैपेसिटेंस, और अब तीसरा टर्म आप पढ़ रहे हैं एल। और ये एल इस वजह से पढ़ा जा रहा है क्योंकि आर सी एल ये ऑल्टरनेटिंग करंट का आपको अभी ये करना है। ठीक है, और इसी के फेजर डायग्राम्स बहुत आते हैं, आगे आप देखेंगे ग्राफिकल पोर्शन है, मैथमेटिकल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो ऑल्टरनेटिंग करंट वाला है। इसमें लिखिएगा कंसिडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल। इसमें नोट करें कंसिडर a long solenoid of length L and radius small r with r is very less than L and having small n turns per unit length. And having small n turns per unit length. Full stop. If a current I flows through the coil, next one लिखिएगा, if a current I flows through the coil, if a current I flows through the coil, then the magnetic field inside the coil inside the coil is almost constant and is given by almost constant and is given by B is equal to mu naught n I. B is equal to mu naught n I. इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, B is equal to mu naught n I। मैंने अपनी तरफ से नया कुछ नहीं लिखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड हम डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनॉइड का यही होता है, B is equal to mu naught n I। ठीक है, उसके बाद लिखें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न
मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn सोलोनॉइड की हर एक टर्न में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? फिर मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू बी ए, फाई इज इक्वल टू बी ए फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए, यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, मैंने बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पर डाल दी, तो फाई की वैल्यू क्या हो गई? म्यू नॉट एन आई ए, ठीक है। वेयर ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलोनॉइड कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक। सोलोनॉइड का रेडियस हमने कितना लिया है? आर लिया है, तो उसका एरिया कितना हो गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स linked with entire solenoid, ये क्या निकाला था? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, तो एक टर्न, ठीक, तो उसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? वो तो म्यू नॉट एन आई ए है। और अगर ये बोले कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एंटायर सोलोनॉइड, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? तो ये हमारा यहाँ पर आप देखेंगे फाई इज इक्वल टू, यहाँ लिखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn, magnetic flux linked with each turn into number of turns, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है इसमें? अच्छा, स्मॉल एन क्या लिया जाता है? नंबर ऑफ टर्न्स हैविंग एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक यूनिट लेंथ की टर्न है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होती है? कैपिटल एन, है ना? तो आप यहाँ पर लिखें फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, तो ईच टर्न के साथ कितना था? म्यू नॉट एन आई है, म्यू नॉट एन आई है इनटू नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? कैपिटल एन। अच्छा, और स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ का मतलब एल से डिवाइड होता है, कैपिटल एन अपॉन एल, ये स्मॉल एन होता है। तो कैपिटल एन की वैल्यू क्या हो गई? एन एल, स्मॉल एन। तो ये हो गया फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए इंटू एन एल, यहाँ लिख देना स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल, कैपिटल एन अपॉन एल। तो ये एन एल हो गया, स्मॉल एन एल, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए आई, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए आई, एन स्क्वायर हो जाएगा, एल ए एल, ये कर दिया, ठीक है। आई को थोड़ा ऐसे यहाँ पर बाद में लिख दिया, कुछ सोच कर लिखा है बाद में, क्यों? आप यहाँ पर कहेंगे बट फाई इज इक्वल टू एल आई, वो इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, और लिखिएगा कंपेयर 2 और 3। तो फाई इज इक्वल टू एल आई होता है, तो भाई एल आई, एल की वैल्यू क्या हो गई? ये पूरी, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, म्यू नॉट
एन स्क्वायर एल ए, ठीक है, ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। बस इतना कर लीजिए। इसके बाद 2-3 इसके फैक्टर्स बताने हैं, वो भी छोटा सा ही है, मतलब अगली क्लास में ये चैप्टर आपका खत्म है, ठीक है। चलिए, और जो है अब आपका कल मैं 7-7:15 बजे तक आपको मैसेज कर दूँगा। 99% पक्का है कि क्लास आपकी होगी, ठीक है। थैंक यू सर। और कल करवा दूँगा वो दोनों न्यूमेरिकल्स, और पेपर से पहले वो भी हो जाएगा जो फेजर वाला। सर ने जो चैप्टर में जनरेटर पे करवाया था